तो आपको बता दें कि कल जो है, कल बड़ी एक बड़ा दिन है। कल जो है, कल का दिन बड़ा खास होने वाला है झारखंड के लिए भी, झारखंड के लिहाज से भी, बिहार के लिहाज से भी। कल झारखंड में 2024 का जो चुनाव हुआ, जो प्रत्याशी हैं, कल उन प्रत्याशियों की किस्मत जो है, जो बैलेट बॉक्स में बंद है, वो खुलेगी। तो किस्मत का पटारा खुलेगा और उस पिटारे के अंदर से किसकी किस्मत कल बहुत अच्छी होती है, किसकी किस्मत हाई पर रहती है, किसकी किस्मत लो पर रहती है, कल पता चल जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो कल पता चल जाएगा। झारखंड में कल अब किसकी सरकार बनेगी ये कल पता चल जाएगा। ऐसे में आपको बता दें, बिहार में भी 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में मतदान हुए। ऐसे में 4 विधायक जो है कल बिहार में भी मिलेंगे। अब कौन होंगे वो विधायक, उनकी भी किस्मत मतपेटी में बंद है। इन सभी विषयों पर आपको बता दें कि अब हमारे साथ जो है कंट्रोल रूम से हमारे साथ हमारे रांची से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीरज, और बात की जाए हजारीबाग से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शशांक, और पटना से हमारे साथ हमारे जो संपादक हैं SK राजीव जी, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रुख हम आपका कर लेते हैं नीरज, अभी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? कल मतपेटियां खुलेंगी और ऐसे में प्रत्याशियों के किस्मत का जो ताला है कल खुल जाएगा। हार जीत तो वो तो बात की बात है, लेकिन अभी क्या व्यवस्था की गई है मतगणना को लेकर? देखिए, जिस दिन से ईवीएम को यहाँ पे लाया जाता है उस दिन से ही तमाम तरह की सिक्योरिटीज़ जो है वो बढ़ा दी जाती है। और अभी की अगर हम बात करूँ तो सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई है, क्योंकि कल मतों की गणना होनी है। और ऐसे में अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर ब्रीफिंग हुई है। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ किया। रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा, उन्होंने तमाम पदाधिकारियों को यहाँ पे ब्रीफ किया है कल किस तरह से जो है तमाम तरह की चीज़ों को करना है, किस तरह से काउंटिंग होनी, किस तरह से एक्टिविटीज़ जो है वो होनी है। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे तस्वीरों को दिखाने की किस तरह से सिक्योरिटीज़ जो है वो यहाँ पे दी गई है। 3 तरह की लेयर जो है यहाँ पर दी गई है एंटर करने के साथ, और बाहर में भी कुछ लेयर्स बनाई गई है। इन तमाम लेयर से गुजर कर जिन व्यक्ति को जाना है, जिन ऑफिसर्स को गुजरना होगा, इन लेयर से होकर ही गुजरना होगा। और आगे देख रहे होंगे एक और लेयर तैयार किया जा रहा है, जो आज ही तैयार किया जा रहा है, और उस लेयर के आगे जाने की किसी की परमिशन नहीं होगी। उस लेयर के पास वही जा पाएंगे जिनके पास ऑथराइज्ड पास होगा, या फिर जो मतों की गणना में शामिल ऑफिसर्स रहेंगे उन्हें उस लेयर में पास करने दिया जाएगा। उसके साथ साथ साइड में भी बहुत सारे एरियाज है जो कि पोलिंग पार्टी माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे, और उसके साथ साथ जो अन्य लोग रहेंगे, जो पुलिस पर्सनल्स रहेंगे, उनके लिए ये व्यवस्था जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। और क्योंकि कुछ ही घंटे बच गए हैं प्रत्याशियों की किस्मत को लेकर, कल जो है फैसला आ जाएगा कि कल उनकी किस्मत में क्या है, क्या कुछ होता है। लेकिन ईवीएम यानी कि ईवीएम जहाँ पे रखा गया है यानी कि स्ट्रांग रूम में, और रांची विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो रांची के अंदर 7 विधानसभा है, और 7 विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम जो है वो इसी स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, पंडरा के बाजार समिति स्थित स्ट्रांग रूम में, जहां पर कल मतों की गणना शुरू हो जाएगी। 8 बजे से बताया जा रहा है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी, और 1.5 घंटे के बाद पहला रुझान आ जाएगा, यानी कि 9:30 बजे पहला रुझान आएगा। हालांकि वो रुझान जो होगा पोस्टल बैलेट के होगा, और उसके बाद जो है ईवीएम की पेटियां खुलेगी, और उसके बाद ईवीएम की जो गणना है वो शुरू हो जाएगी। ईवीएम में कितने मत पड़े हैं बूथ वाइज जो है वो खुलेंगे, और किस बूथ में कितने वोट जो है वो पड़े हैं उसको हिसाब से जो है तमाम तरह की, अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, वो खुलेंगे। लेकिन एक साथ सभी 7 विधानसभा क्षेत्र की पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, और उसके साथ साथ ईवीएम भी साथ में खुलेंगे, और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिया गया। जिस तरह से मैं बोल भी रहा था कुछ इससे पहले भी कि अगर कोई भी पदाधिकारी जो कि मतों की गणना में शामिल होंगे, उन्हें किसी प्रकार की सामग्री अंदर ले आने नहीं दी जाएगी। तमाम तरह की जो सामग्री है उन्हें अंदर ही दी जाएगी, बाहर से कोई भी सामग्री वो लेकर नहीं जा सकते हैं। साथ ही अगर टेक्निकल डिवाइसेस की बात करूँ, टेक्निकल डिवाइस भी नहीं ले आ सकते, इवन पेन भी उन्हें अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो तमाम तरह के इंतजाम जो है वो किए गए हैं।
सिक्योरिटी के अगर मद्देनजर बात करूं तो जिस तरह से मैंने बताया कि झारखंड पुलिस का एक लेयर कई जगह पर लगाया गया है, और मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं वो एसएसबी के जवानों को लगाया गया है, और ये एक लेयर है। एक और जो लेयर आगे बनकर तैयार हो रहा है वहाँ पे भी जवानों की तैनाती की जाएगी। तो देखिए यहाँ सुरक्षा जो है कड़ी की गई है, क्योंकि कल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, और सुबह से उनकी भी निगाहें जो है आंकड़ों पे रहेंगी, रिजल्ट पे रहेंगी, इसलिए सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए तमाम तरह की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर की गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ होता है, क्योंकि प्रत्याशियों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं कि प्रत्याशी का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि उनके दिलों की धड़कन जो है अब से शुरू हो गई होगी, और दिलों की धड़कन ठीक है। नीरज आते हैं आपके पास, कुछ ही घंटे नीरज बचे आपके हुए पास हैं आते हैं। शशांक आपका रुख करते हैं। शशांक, हजारीबाग में किस तरह की व्यवस्था जो है कंट्रोल रूम में की गई है, और दूसरी चीज ये कि सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम है, और लगता है शशांक उधर ठंड ज्यादा पड़ रही है? देखिए ठंड ज्यादा है, लेकिन कल हजारीबाग का मौसम गर्म होने वाला है। और आपको बता दूं हजारीबाग में कल वो दिन है जब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। आपको बता दूं हजारीबाग के बाजार समिति प्रांगण को रूप में डेवलप किया गया, जहाँ मतगणना की जाएगी। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो 3 लेयर की सुरक्षा जो है मतगणना केंद्र पर मिलेगा, जो अभी लगातार कुछ दिनों से वहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा है। पहले लेयर में सीएपीएफ के जवान पोस्टेड है, दूसरे लेयर में जिला पुलिस के जवान है, और तीसरे लेयर में जिला पुलिस जवान वहाँ पे तैनात है। मतगणना केंद्र पर की गई है। और आपको बता दूं कल कुछ रूट भी जो है हजारीबाग एसपी ने भी थोड़ी देर पहले हमें बताया है कि कुछ रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, जिस प्रकार से 4 विधानसभा क्षेत्र की गिनती हजारीबाग के एक मतगणना केंद्र को होनी है। उसे देखते हुए कल जो है मुख्य मार्ग जो हजारीबाग से अंदर आने के बाद बधी जाने का जो मार्ग है उसी में बाजार समिति स्थित है। मुख्य मार्ग को किसी भी अन्य वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ उससे चुनाव ड्यूटी में जवान वहाँ पहुंचेंगे, और वही लोग जिसके पास पासेज होंगे, जिन्हें जिला प्रशासन ने पास किए वही उस रूट से गुजर पाएंगे। कल बता दूं इस मतगणना केंद्र पर परकट्टा और एक पांडु और हजारीबाग सदर विधानसभा के मतगणना होनी है। कल इन 4 विधानसभा के क्षेत्र के प्रत्याशियों का किस्मत का फैसला हजारीबाग के बाजार समिति प्रांगण में होगा। और इसे लेकर जो हजारीबाग डीसी ने अभी थोड़ी देर पहले जितने भी मतगणना कर्मी है उन्हें ब्रीफिंग किया है, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ क्या चीज अंदर लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये भी जानकारी दी है। आपको बता दूं मनीष कल एक पेन भी किसी भी मतगणना कर्मी को अपने साथ अंदर नहीं ले जाना है। किसी जरूरी चीज उन्हें अंदर ही मिलेगा, और जिसे ही मतगणना कर्मी है एक बार अंदर जाएंगे पूरे मतगणना समाप्ति के पश्चात वो बाहर आ सकते हैं। ये दिशा निर्देश उन्हें दिया गया है। अन्य लोग भी जो जैसे पार्टी के कार्यकर्ता जो अंदर टेबल तक जाते हैं उनके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश है। उन्हें भी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है। उन्हें जो पासेस निर्दिष्ट किए गए हैं वो पास के साथ जाना है, बिना पास के साथ किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये साफ हजारीबाग डीसी का निर्वाचन जो पदाधिकारी जिले की है उन्होंने सबको बता दिया है। और अब कल का इंतजार है। आपको बता दूं बाहर का जो माहौल है, बाहर पार्टियों के अपने कुल मिला के इस समय गर्मी काफी हो गई है, ठंड के मौसम में गर्मी है। ठीक है, आप बने रहिए शशांक। एसके राजीव जी का रुख करते हैं। एसके राजीव जी, कल 4 जो है विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, ऐसे में इमामगंज, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ की बात कर लें तो क्या लग रहा है? सबसे पहली बात तो वहाँ पर क्या लग रहा है इस बार, और एनडीए की इंडी फोल्डर आपको क्या लग रहा है? दूसरी चीज़ ये कि अगर बात की जाए तो किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं वहाँ पर? नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में बिहार में जो री इलेक्शन हुआ है 4 सीटों के लिए, उसमें बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ की 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं। और ये चारों महत्वपूर्ण जो सीटें हैं वो पहले आपको अगर एक सिर्फ आप इमामगंज को छोड़ दें तो बाद बाकी जो 3 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी और वाम दल के खाते में थी। तो ये लड़ाई इसलिए भी काफी दिलचस्प है क्योंकि 2025 के अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, यानी कि अब 10 महीने का वक्त बचा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव, ये इसका परिणाम जो है यह तय करेगा
कि 2025 में वाकई में बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यानी कि 2025 के चुनाव, विधानसभा चुनाव का ये लिटमस टेस्ट है। और यही वजह है कि ये चारों सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसको विधिवत चुनाव की तरह लड़ा गया है। और आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो बीमार चल रहे हैं, किडनी का उनका ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद वो मुझे लगता है कि इमामगंज और बेलागंज में जाकर के उन्होंने सभा को संबोधित किया और यह कहा कि यह लड़ाई जो है वो वर्चस्व की लड़ाई है और इस लड़ाई के बाद यह पता चल पाएगा कि वाकई में किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है और कौन आने वाले दिनों में 2025 का बादशाह जो है वो कौन बनेगा। तो सिर्फ आप इसको उपचुनाव से ही जोड़कर नहीं देख सकते हैं, बल्कि आप इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बिहार का जो आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो निश्चित तौर पर एक नई इबारत लिखेगा अगर इस चुनाव में जिस पार्टी की जीत होती है। अब रही बात, अगर आपके पास समय है तो थोड़ा हम लोग इस पर एनालिसिस कर ले। देखिए, बेलागंज की जो सीट है मनीष जी, वो बेसिकली वहां से जेडीयू ने मनोरमा देवी को उतारा है, पूर्व एमएलसी है, जाति से यादव है वो, और आरजेडी से विश्वनाथ यादव है जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। और बेलागंज की सीट जो है वो आरजेडी की परंपरागत सीट रही है। तो इस बार यहाँ पर जो अभी हम लोग एक विश्लेषण करते हैं, जो आप कल और परसों आप लोगों ने किया था कि टाइट फाइट की जो हम लोग बात करते हैं, तो पूरी तरीके से टाइट फाइट है बेलागंज सीट। और यहाँ पर अगर जेडीयू चुनाव जीतती है तो एक लंबे समय बाद, यानी कि लगभग 25-30 साल बाद जो है वो सीट जेडीयू के खाते में, यानी कि दूसरी पार्टी के खाते में आएगी। उसके पहले आरजेडी और उसके पहले आरजेडी जो जनता दल हुआ करती थी, वहां से सुरेंद्र यादव लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। अगर आप इमामगंज की बात करेंगे, इमामगंज गया में है और जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक थे, इस बार वो लोकसभा का चुनाव जीते तो फिर ये सीट खाली हो गई। तो यहाँ पर विधिवत उनकी जो बहू है संतोष मांझी, जो कि मंत्री है बिहार सरकार में, उनकी पत्नी दीपा मांझी को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया था और राजेश मांझी आरजेडी से वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पर अगर आप कास्ट डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वहां पर संख्या पासवान जाति की है और पासवान जाति से जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने वहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर भी लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प है। और अगर वोटों का बिखराव होता है, यानी कि राजेश मांझी और दीपा मांझी, इन दोनों के बीच अगर वोटों का बिखराव होता है तो हो सकता है कि जनसुराज को यहाँ से लाभ मिल जाए। हालांकि यहाँ पर भी टाइट फाइट की स्थिति बनती दिख रही है। एक सीट बच गई तरारी की अगर आप बात करें तो वहां पर बीजेपी से विशाल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको याद होगा, मैं आप ही के साथ लाइव पर था आज से लगभग 2 महीने पहले, जब सुनील पांडे जो कि बिहार के बाहुबली हुआ करते हैं, उनके बेटे सुबह 7:30 बजे बीजेपी में जाकर के ज्वाइन किए थे। तो यहाँ पर भी लड़ाई काफी दिलचस्प है। और यहाँ पर ये सीट माले के खाते में है, जहाँ से कि सुषमा प्रसाद चुनाव जीतकर इस बार लोकसभा पहुंचे, तो ये सीट खाली हुई है और माले की परंपरागत सीट रही है। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर बीजेपी की स्थिति जो है वो काफी मजबूत है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो बाजी मार ले। और चौथी सीट जो है वो रामगढ़ की है, जहाँ पर कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे और सुधाकर सिंह, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं, उनके छोटे भाई अजीत सिंह जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे सोर्स से बता रहे हैं कि वहां पर लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी के अशोक सिंह बनाम बीएसपी के बीच है, क्योंकि बक्सर की सीट, बक्सर का जो इलाका है वहां पर शेड्यूल कास्ट की आबादी बहुत ज्यादा है और राजपूत की भी आबादी वहां बहुत ज्यादा है। तो वहां पर राजपूत से 2 कैंडिडेट हैं, एक अजीत सिंह है जो कि आरजेडी से है और दूसरे अशोक सिंह है जो बीजेपी से है। और बसपा से जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं से इस लड़ाई को ट्रायंगुलर बना रहे हैं। और यही वजह है कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आरजेडी कहीं तीसरे नंबर पर न चली जाए। तो लड़ाई काफी दिलचस्प है चारों सीटों पर। और अगर जो भी पार्टी इस सीट को जीतता है तो चंद घंटों के बाद इसका फैसला भी हो जाएगा। तो यह माना जाएगा कि बिहार की जनता का मिजाज जो है वो 2025 को लेकर क्या कुछ कह रहा है। क्या कुछ कह रहा है, आते हैं आपके पास इसके राजीव जी। यहाँ पर बात करें नीरज बात की जाए, देखिए जब गिनती होती है, वोटों की गिनती होती है, तो कुछ अराजक तत्व टाइप के लोग भी इधर उधर घूमते रहते हैं और ऐसे में काफ़ी एलिगेशंस भी पार्टियों के द्वारा लगाए जाते हैं कि काउंटिंग गलत हो रही है, इस तरह के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इसको देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, सब लोग संतुष्ट हों, इसको लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जब भी ईवीएम्स की मतों की गणना होती है या पोस्टल बैलेट की गणना की जाती है, उस दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ प्रतिनिधि अंदर मौजूद रहते हैं। उनके लिए एक अलग दायरा जो है वो बनाया हुआ रहता है, एक अलग जगह पे उन्हें रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की जो आरोप लगते रहते हैं वो आरोप ना लगे। इसलिए उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रोटोकॉल सेम रखा गया है कि वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आएंगे। जो भी व्यवस्था होगी वो जिला
प्रशासन की ओर से यहाँ पे की जाएगी, उनकी ओर से जो है दी जाएगी, तो उनके लिए भी व्यवस्था अंदर की गई है, लेकिन प्रोटोकॉल सेम रहेगा। और जिस तरह से आपको पहले से भी पता होगा कि ईवीएम जब भी खोले पेटी जो है खोली जाती है या पोस्टल बैलेट की पेटी जो है खोली जाती है, उस दौरान वो रहते हैं, हालांकि उन्हें करीब नहीं आने दिया जाता है, दूर से वो देखते रहते हैं क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से मतों की गणना हो रही है और तमाम तरह की एक्टिविटीज जो है वो देख सकते हैं। कुछ लोगों को जाने दिया जाता है, तो आरोप और प्रत्यारोप लगता है, इसको लेकर जो है ये पहले से ही व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की जो गड़बड़ी का आरोप लगे, वो जो आरोप लगता रहा है वो आरोप ना लगे। ये हर बार की जाती है, इस बार भी की गई है। और सिक्योरिटी जिस तरह से आपने बात की कि इस तरह के जब काउंटिंग होती है या फिर कुछ अलग एक्टिविटीज जो होती है तब असामाजिक तत्व जो है वो नजर आते हैं, तो उसको लेकर भी तमाम तरह की सुरक्षा की गई है। और अगर पूरे एरिया की बात कर लूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, चारों तरफ से जो है पुलिस का घेरा है, सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और चारों तरफ से जो है किसी भी जो कह सकते हैं अननोन पर्सन को यहाँ पर एंटर करने का इजाजत नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर घुस रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं उनसे बाकायदा पास लिया जा रहा है, उनका पास चेक किया जा रहा है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन है या फिर नहीं है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है। हालांकि अगर बात करूँ जहाँ पे स्ट्रांग रूम है उसके कुछ दूर की बात, क्योंकि ये बाजार समिति है और यहाँ से खाद्य सामग्री पूरे झारखंड में सप्लाई होती है, तो अभी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद नहीं की गई है, वो लोग आ जा सकते हैं। लेकिन कल ये एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाएगी, पूरा एरिया जो है वो सुरक्षा घेरे में रहेगा और कुछ रूट भी जो है वो चेंज किए गए हैं, क्योंकि देर शाम तक हो सकता है कि जो प्रत्याशी जीते वो विजय जुलूस भी निकाल सकते हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं। और जो रूट है वो चेंज किया गया, ट्रैफिक रूट्स जो हैं वो बदले गए हैं ताकि जाम की जो स्थिति है वो राजधानी में ना उत्पन्न हो। इसको लेकर पहले ही दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जो रूट है वो बदल दिए जाएंगे, रूट में बदलाव किए जा चुके हैं और जो भी व्यक्ति अगर जाम में नहीं फंसना चाहते हैं तो उन बदले हुए रूट से जाना होगा। तो ये व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है ताकि ठीक है शशांक, बात की जाए, देखिए ऐसा होता है कि जब जीतने के बाद प्रत्याशी अपना विजय जुलूस टाइप का निकालते हैं, कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे में जो हारे हुए प्रत्याशी होते हैं वो आमने सामने आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है कि इस तरह की बातें उत्पन्न ना हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इस चीज़ों से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से अपने आप को तैयार कर रखा है? अभी तो जब थोड़ी देर पहले हमारी माध्यम से बात पुलिस केंद्र है उसके आसपास के इलाके में की तैनाती की जाएगी ताकि वैसे असामाजिक तत्व जो है जा सके। आपको बता दो जितने भी लोग इस मतगणना केंद्र में अंदर जाएंगे या फिर मतगणना केंद्र तक पहुंचना होगा उसके लिए किसी प्रकार के जो है वो जो है एक बनाया गया उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। स्पेशल केसेस नहीं, बड़े गाड़ियों से गाड़ी भी अंदर जा पाएंगे, अनवांटेड गाड़ियां अंदर न जाए इसके लिए पूरा ख्याल रखा गया है। रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हजारीबाग का जो मुख्य मार्ग है यूनिवर्सिटी होते हुए मुख्य समाहरणालय होते हुए बढ़ी की ओर जाता है, उसे पूर्ण रूप से बंद किया गया है। बड़ी गाड़ियों का आवागमन एकदम से रोका गया है और सभी गाड़ियों को बाईपास होते हुए बाहर शहर से बाहर निकालने की पूरी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक रूट में ये बदलाव किए गए हैं। अगर अंदर किसी कार्यकर्ता को लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वहाँ पे पदाधिकारी मौजूद होंगे। उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि आपको हो हल्ला नहीं करना है, आप अपना कंप्लेन उन अधिकारी तक पहुँचाएंगे। अगर वहाँ से भी संतुष्टि नहीं है तो हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह और डीसी एसपी साहब जो जिला के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है वो उनका भी एक अस्थायी जो है केंद्र वहीं पे मौजूद रहेंगे, वहां पर जाकर के आप अपने शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हजारीबाग के मतगणना केंद्र पर की गई है और जितने भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ मतगणना के दौरान लगे कर्मचारियों को भी दे दिया गया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इन सभी चीजों की उन्हें जानकारी दे दी गई है। अगर बात की जाए
मीडिया की भी, तो मीडिया की जो है उपस्थिति एक जगह तक मान्य रखी गई है। और उसके बाद सुनिए 20 फीट हजारीबाग ने बताया है 20 फीट अंदर ले जाकर सारी चीजों को ब्रीफ कराया जाएगा, उन्हें रिकॉर्ड भी करवाया जाएगा। तो इसका भी ख्याल रखा गया और ऐसी बच्चे के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। ठीक है, एसके राजीव जी, यहाँ बात करें, देखिए 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, अभी आपने तो उसमें 3 को तो टाइट फाइट में रख दिया, 1 को तो लग रहा है आपने बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जैसे कुछ इन सीटों पर क्या अगर एनडीए फोल्डर अगर इनमें से 3 भी जीतती है या फिर एनडीए फोल्डर 2 जीत जाती है, एनडीए फोल्डर 2 जीत जाती है, अगर 2-2 का मार्जिन हो जाएगा तो फिर क्या समझा जाएगा इसको? हम लोग फिर किस तरह से देखेंगे अगर 2-2 जीत जाते हैं तो? नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में जिस तरीके से हम लोग संवाद कर रहे थे इसके पहले, तो मैंने आपको बताया था कि इस 4 में से 3 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में है। तो अगर एनडीए गठबंधन 2 सीट भी जीतता है तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि आप 4 में से पहले आप 25% पर थे और आप बढ़ करके फिर 50 पर चले आए। लेकिन जो स्थितियां यहाँ बता रही है और इस चारों विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं वहां की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक कांटे की टक्कर, और मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 सीट, एक तरारी की और एक इमामगंज की सीट निश्चित तौर पर एनडीए के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि इमामगंज में जो है वो जीतन राम मांझी की सिटिंग सीट थी और जीतन राम मांझी ने चुनाव के दिन ही जो देर शाम उन्होंने ट्वीट किया था और यह कहा था कि इस इलाके के वोटरों को एक बार फिर से धन्यवाद कि उन्होंने एनडीए पर जो है वो अपना विश्वास जताया है, और तरारी को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। वहीं दूसरी तरफ जो बची हुई 2 सीटें हैं, बक्सर की सीट और एक और जो बेलागंज की सीट है, यहाँ पर भी फाइट बहुत तगड़ा है। अगर बक्सर में आरजेडी चुनाव हारती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका माना जाएगा इंडिया गठबंधन, खास करके आरजेडी के लिए। चूंकि देखिए इसमें इंडिया गठबंधन की बात हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस को इसमें कहीं से भी सीट दिया नहीं गया है। 2 सीट जो है वो आरजेडी के, 3 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में है। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी चुनाव लड़ती है तो ये सीधे तौर पर तेजस्वी का जोड़ने से कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव को जनता जो है वो नकार नहीं रही है। और जिस तरीके से आरजेडी ने लगातार कैंपेन किया, विधिवत तेजस्वी यादव, लालू यादव अपना मुरेठा खोला सभा में, फिर मुरेठा को बांधा कि मुरेठा जो है वो प्रतिष्ठा की लड़ाई है, अब इस बार किसी भी कीमत पे जीतना है। तो काफी नजरें जो है वो सबकी बनी हुई है, चाहे वो भले ही 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ हो, लेकिन तमाम राज्य, अब देखिए कि आज दिल्ली में बीजेपी की वहां पर बैठक हो रही है और गिरिराज सिंह के पर पहले बैठक हुई, फिर विनोद तावड़े पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। तो बिहार के चुनाव को लेकर के एक स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 243 जो है वो विधानसभा की सीटें हैं और बड़ा 14 करोड़ की आबादी है। तो यहाँ पर अब लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार अगले महीने से जनता के बीच फिर से जा रहे हैं महिलाओं के को साधने के लिए। तो ये 4 सीट जो है वो इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 4 सीट जो है वो 243 सीटों का फैसला करेगा 2025 में। लिहाजा तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो और वाम दल हो, तमाम, और जनसुराज प्रशांत किशोर, हम लोग उसको भूल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो पिछले 2-2.5 साल से लगातार कैंप कर रहे थे, उन्होंने पैदल यात्रा किया पूरे बिहार का 2.5 साल से, तो जनता उन पर कितना विश्वास जता पाती है, क्योंकि चारों जगह से उनके कैंडिडेट हैं और उन्होंने विधिवत मुस्लिम, सवर्ण, अति पिछड़ा सबको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। तो क्या वाकई में अगर वो 10,000 भी वोट काटते हैं कहीं पर तो ये समझ में आ जाएगा कि भाई जनसुराज जो है वो कहीं ना कहीं से खुद को अब खड़ा करने की स्थिति में बिहार में आ चुकी है। लेकिन अगर उनका वोट परसेंटेज कम रहता है, 5,000 से नीचे रहता है, तो फिर ये माना जाएगा कि भाई जनसुराज को वो एक्सेप्टेंस जो जनता की तरफ से जो मिलनी चाहिए थी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। तो ये 4 सीटों का ही भले उपचुनाव हो, लेकिन ये 4 सीटों का उपचुनाव जो है वो कई महीनों में बिहार के सियासी राजनीतिक भविष्य के लिए आप कह सकते हैं कि एक खासकर जिस तरह से जनसुराज लोगों के बीच में गई है उसको लेकर भी यहाँ पर एक जनता का मूड पता चल जाएगा कि जनसुराज को लेकर जनता क्या सोच रही है, अगर हम इन 4 सीटों की बात करें तो देखिए बिल्कुल प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और मुझे याद है कि जब वो 2019 में जब मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था तो उन्होंने कहा था कि भाई 2020 से वो 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से वो यात्रा की शुरुआत करेंगे। उन्होंने विधिवत की भी और पिछले 2-3 साल से वो लगातार फील्ड में है, जनता के बीच है, वो जा रहे हैं, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, बेपरवाह किए हुए, उसकी परवाह नहीं करते हुए वो जनता के बीच जा रहे हैं। भीड़ भी
उनकी सभा में उमड़ रही है, लेकिन वो भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाती है ये कल जब चुनावी परिणाम निकलकर सामने आएगा उसके बाद ये पता चल पाएगा। दूसरी तरफ अगर जनसुराज कल कंफर्ट पोजीशन में आती है, यानी कि वोट परसेंटेज उनका अच्छा रहता है, तो निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में जो है वो कुछ अलग भी खिचड़ी पक सकती है, क्योंकि जो जानकारी जो मिल रही है कि जनसुराज के कांटेक्ट में जो है वो कई राजनीतिक दल है, हालांकि अभी हम नाम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन उसमें अच्छे अच्छे नेता हैं जिनको ये पता है कि अगर जनसुराज अच्छा वोट लाती है आने वाले दिनों में तो वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेंगे और जनसुराज के साथ वो चले जाएंगे। हालांकि क्या कुछ होगा ये अब से थोड़ी घंटे बाद जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो निश्चित तौर पर पता चलना शुरू हो जाएगा, कल जब सुबह 8 बजे से ईवीएम की मशीनें खुलेंगी। लेकिन तमाम राजनेताओं के चेहरे पर एक सिकन जरूर है और सभी राजनेता अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और इन सबके बीच आज दिल्ली में बीजेपी की दो महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है। जी अच्छा, ऐसे में जनसुराज का कहा जाए तो एक एग्जाम सा है, कल रिजल्ट आएगा कि ये खासकर जनसुराज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। बात की जाए तो सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन जनसुराज के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी उन्होंने मेहनत की है। जिस तरह से प्रशांत किशोर गए हैं जनता के बीच में, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई लोग टूट के उनके पार्टी में भी आए, तो ऐसे में एक एग्ज़ाम हुआ है। वो एग्जाम का रिजल्ट क्या निकलता है ये बड़ा कल पता चलेगा। तो देखिए मनीष जी, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि देखिए बीजेपी को भी, जो बीजेपी लगातार आपको देखे होंगे कि पिछले 3 दिनों के भीतर 2 बार नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आए, दरभंगा आए, एम्स का उन्होंने विधिवत शिलान्यास किया, वो जमुई गए। तो बीजेपी जो है वो पिछले 1 साल से, खास करके जब ये सरकार बनी है जून में, उसके बाद से ताबड़तोड़ आप कह सकते हैं कि बिहार के लिए अलग अलग पैकेज दे रही है। कभी 6600 करोड़ का पैकेज दे रही है, कभी 12000 करोड़ का पैकेज दे रही है। कल नितिन गडकरी आए हुए थे गया, तो उन्होंने फिर से 2 एक्सप्रेस वे और 4 लेन को मंजूरी दी। मनसुख मांडविया जो है, जो खेल मंत्री है, वो यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अगली बार जो है वो बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और अगले 6 महीने में जो है वहां पर बिहार के राजगीर में जो है वो मैच होगा। पटना में जो राजेंद्र नगर मोइनुल हक स्टेडियम है क्रिकेट का, उसको उन्होंने जीर्णोद्धार की बात कही है उनको। गंगा के ऊपर 2 और, तो कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार जो है वो अपना खजाना बिहार को लेकर के अब खोल दी है, क्योंकि मोदी को ये पता है, मोदी जी को, कि भाई बिहार जो है वो कहीं ना कहीं से हर एक मामलों में राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा की 40 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं, 14 करोड़ की यहाँ पर आबादी है। कहा यह जाता है कि दिल्ली की कुर्सी तक अगर आपको कंफर्ट पोजीशन में पहुंचना है तो बिहार होते हुए ही आपको गुजरना होगा। और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, सबसे जो महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार, खास करके बीजेपी जो है वो पूरा खजाना खोले हुए बिहार को लेकर के। आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे तो उन्होंने दरभंगा और जमुई में सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार की जमकर के तारीफ की, और नीतीश कुमार भी जाकर के उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है और बार बार वो सफाई भी दे रहे हैं। कल भी उन्होंने पटना में कार्यक्रम में कहा कि भाई उन्होंने जाकर के गलती की थी, पटना में क्या हाल था, अब वो कंप्लीट बीजेपी के साथ रहेंगे। उनके कुछ सहयोगी जो है वो उनको इधर उधर भटका देते हैं तो वो चले जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार को भी पता है कि अगर 2025 में वो कंफर्ट पोजीशन में आते हैं बिहार में, तो फिर वो अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री बने भी रह सकते हैं, और अगर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी प्रदेश का उनको गवर्नर बना दिया जाए, क्योंकि संवैधानिक पद है, 5 साल तक वहां भी वो रह सकते हैं। 74-75 करीब उनकी उम्र हो चुकी है और 80 के बाद वो रिटायर भी ले लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप आरजेडी की बात करें तो लालू यादव भी, अब आप देख रहे हैं कि उनकी स्थिति कितनी खराब है स्वास्थ्य के, अगर आप देखें उनका स्वास्थ्य तो लालू प्रसाद यादव की भी यह इच्छा है कि वो अपने जीते जी कम से कम तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनता हुआ देख लें। और अगर 2025 में तेजस्वी यादव हार जाते हैं तो फिर लालू यादव का वो ड्रीम जो वो साथ ही चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वो वाम दल में जो तीनों पार्टियां हैं वो, ये मुकेश सहनी की पार्टी हो, ये तमाम राजनेता इस जुगात में लगे हुए हैं कि 2025 में अपने सीटों में वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा इजाफा कर सके। तो इस लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि कल सिर्फ 4 सीटों का परिणाम नहीं आना है। कल जो परिणाम आना है वो एक बता देगा ये कि भाई 2025 में बिहार का चुनावी परिणाम क्या होगा, क्योंकि 10 महीने का मात्र जा रही है, जनता क्या सोच रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो अभी देखिए, हम आपको पटना की स्थिति बता रहे थे कि पटना में किस तरह से चुनाव हुए, 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए और चारों सीटों पर बात की जाए, कल उसके भी रिजल्ट आ जाएंगे और ये लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। वहीं बात करें झारखंड के लिए, कल का बड़ा दिन होगा कल, क्योंकि कल पता चल जाएगा कि कल किसकी सरकार रहने वाली है, क्या सरकार रिपीट करेगी या फिर सरकार जो है इस बार कुछ झारखंड की जनता बदलाव चाहती है।